गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने ब्लड जो चल रहा था टॉपिक, उस ब्लड के अंदर ब्लड क्लोटिंग का जो टॉपिक है उसका डिस्कशन करेंगे। देखो, ब्लड क्लोटिंग होती क्या है, पहले उसका थोड़ा सा आइडिया आप लोग लें। जनरली क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों की बॉडी पे कोई कट लग जाता है या आपकी बॉडी पे किसी भी टाइप की चोट जो है वो लग जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड जो है वो एक्सो फ्लो होने लग जाता है, बाहर की तरफ फ्लो होने लग जाता है। उस कटेड पार्ट से बाहर की तरफ ब्लड जो है वो फ्लो होता है। वो ब्लड जो है वो आफ्टर सम टाइम, यानी विद इन 1 और 2 मिनट और 3 मिनट अपने कहते हैं कि ब्लड जो है उसका फ्लो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। इसी कंडीशन को आप बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। यानी ब्लड का वहाँ क्या हो गया, क्लोट बन गया, और जो कट एंड था उस कट एंड पे क्लोट बनने की वजह से जो एक्सो फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा था, बॉडी से बाहर की तरफ ब्लड रिलीज हो रहा था, वो स्टॉप हो जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस को ही आप नेम देते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो सबसे पहले देखें कि ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड जो प्रोसेस है ब्लड क्लोटिंग की, वो कौन कौन सी क्या क्या स्टेप होगा। उसमें देखो, फर्स्ट लिखा हुआ इसने, ब्लड फ्लो फ्रॉम कट और वाउंड बट आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप ऑटोमेटिकली, इट इज कॉल्ड क्लोटिंग ऑफ ब्लड। यानी वाउंडेड एरिया से, यानी घाव होता है जहाँ पे, उस एरिया से या कटेड पार्ट से ब्लड का जो फ्लो होता है वो कुछ टाइम बाद रुक जाता है। इसी को आप क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग नेम देते हैं। इसमें ये कह रहा है कि ब्लीडिंग टाइम जो है वो तो होता है 1 to 3 मिनट का। ब्लीडिंग टाइम जो ब्लड फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ, वो 1 to 3 मिनट का है। और क्लोटिंग टाइम जो है वो 2 to 8 मिनट के बीच में क्लोट बन जाते हैं। समटाइम क्लोट आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स विच आर ऑफ 2 टाइप्स। ये देखो, नॉर्मली क्या होता है कि कटेड एरिया से, या जो जहां आप लोग बोलते हैं कि कोई वाउंड होता है, कोई घाव होता है, कोई चोट होती है, उस एरिया पे ब्लड की क्लोटिंग बनना एक स्वाभाविक प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस नेचुरल प्रोसेस में आप लोग बोलते हैं कि ब्लीडिंग जो होती है उसमें 1 to 3 मिनट लगते हैं, और क्लोटिंग का जो टाइमिंग है उसके अंदर 2 to 8 मिनट का टाइम जो है वो लगता है। बट कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ये जो क्लोटिंग होती है, ये क्लोटिंग आपकी ब्लड वेसल्स में भी हो जाती है। देखो, जनरली क्या होता है कि जब आपका ब्लड जो है, मान लो ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर एक सब्सटेंस है जिसका नेम है हिपेरिन। हिपेरिन, ये हिपेरिन जो सब्सटेंस है वो एंटी कोगुलेंट का काम करता है। एंटी कोगुलेंट जो है वर्क करता है, यानी ये ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता। किसमें, आपकी ब्लड के अंदर ही, सॉरी, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसकी क्लोटिंग जो है वो कौन नहीं होने देता, आपका हिपेरिन नहीं होने देता। बट कई बार ये कह रहा है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये जो ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर भी क्लोट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो उसी को आप बोलते हैं फॉर्म्ड इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोट बनना। और ये जो क्लोट बनेगा ब्लड वेसल्स के इनसाइड, जो क्लोट बनेगा ब्लड का, यानी ब्लड का ग्रुप जो बन जाएगा, जो इनएक्टिव होता है, वो जो क्लोट होगा उसको आप लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लिखा है आप लोगों ने थ्रोम्बस क्लोट। देखो, थ्रोम्बस क्लोट ऐसे होते हैं जो क्लोट इधर उधर मूव करे या नहीं करे। थ्रोम्बस क्लोट ऐसे होते हैं बेटा जो मूव नहीं करते, यानी ये अपने को थ्रोम्बस क्लोट कह रहा है कि ये स्टैटिक क्लोट होता है, यानी मूव नहीं करता। जनरली मान लो ब्लड वेसल्स में यहाँ क्लोट बनने लग गया, ये क्लोट यहीं बनेगा, ये मूव नहीं करेगा। और जनरली ये धीरे धीरे बड़े साइज का होता जाता है और इस ब्लड वेसल्स को ही क्या कर देता है बेटा, ब्लॉक कर देता है। तो ये होते हैं स्टैटिक क्लोट। तो जिसमें लिखा है स्टैटिक क्लोट विच ग्रो बिगर एंड अल्टीमेटली ब्लॉक द ब्लड वेसल्स। इन दिस क्लोट इज फॉर्म्ड इन द कोरोनरी वेसल देन कॉल्ड एज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। यानी जब ये आपकी जो कोरोनरी वेन होती है, कोरोनरी वेन कौन सी होती है, जो हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई करती है, उसके अंदर यदि थ्रोम्बस बन जाए तो उसको बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस विच कैन कॉज हार्ट अटैक। और इसकी वजह से क्या आ सकता है बेटा, हार्ट अटैक आ सकता है। आगे इसने लिखा हुआ है कि इफ़ फाउंड इन ब्रेन, और यही क्लोट जो है इसी टाइप्स की आपसे ब्रेन की जो वेसल्स है उनके अंदर बन जाए तो उससे पैरालिसिस की कंडीशन हो जाएगी। तो उसको बोल देते हैं सिफेलिक थ्रोम्बोस। और सिफेलिक थ्रोम्बोस जो है वो ब्रेन हेमरेज, या यूँ मान लें कि एक टाइप से पैरालिसिस जो कॉज है वो करेगा। ठीक है। इसके अलावा इसने लिखा हुआ है एम्बोलस क्लोट, यानी ऐसे क्लोट जो मूव करते हैं। इसने लिखा है मूविंग क्लोट विच फ्लो विद ब्लड और अल्टीमेटली डिजोल्व इन ब्लड। और जनरली ये क्या होते हैं कि ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं।
बट कई बार ये जो है मूविंग क्लोट जो है वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। हो सकता है कि ब्लड की क्लोट जो बना वो आपके हैंड की किसी वेसल्स के अंदर बना, बट ये यहाँ से मूव करता हुआ कहाँ जा सकता है, ये कोरोनरी वेन के अंदर जा सकता है और वहाँ क्लोट ये बना हुआ रहे या मतलब इसका डिजोल्यूशन नहीं हो तो ये क्या कर सकता है, कोरोनरी थ्रोम्बोस का काम कर सकता है। तो ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, मोर हार्मफुल ड्यू टू देयर मूविंग नेचर। मूविंग नेचर की वजह से ये क्या होते हैं बेटा, ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो एक बार आप इस ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रोसेस है, ब्लड क्लोटिंग कितने टाइप से है, तो इसके आप स्क्रीनशॉट लें। फिर अपने बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग की बात करें तो इसमें कुछ थ्योरी दी गई थी, जिसमें से एक थ्योरी है एंजाइम कैस्केड थ्योरी। और ये जो एंजाइम कैस्केड थ्योरी देने वाला जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नेम है मैकफर्लिन। और ये जो मैकफर्लिन जो साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट ने जो आपके एंजाइम कैस्केड थ्योरी दी थी, एक बार थोड़ा सा आप देखें, इसको दिख नहीं रहा होगा। एंजाइम कैस्केड थ्योरी जो है वो मैकफर्लिन साइंटिस्ट ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इस ब्लड क्लोटिंग के अंदर 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो इंजर्ड पार्ट होता है, इंजर्ड पार्ट जो है उससे, और एक आपकी जो ब्लड प्लेटलेट्स जो है, उन ब्लड प्लेटलेट से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। उन केमिकल्स का नेम है, देखो इंजर्ड पार्ट से तो एक्जो थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इससे जो रिलीज होता है प्लेटलेट से वो होता है एंडो थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखो ये जो एक्जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है और एंडो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, ये बेटा आपका ये जो है, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों वर्क करेंगे कैल्शियम के साथ मिलेंगे। किसके साथ, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विद ब्लड या प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेंगे। किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। और ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे थ्रोम्बिनेज, या फिर इसी एंजाइम का दूसरा नेम है थ्रोम्बोकाइनेज। इस एंजाइम की फॉर्मेशन कर लेंगे। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है वो कैसे वर्क करेगा, बट एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले बेटा। ये बेटा आपके जो थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है, ये जनरली क्या करता है, ये इनएक्टिव द हिपेरिन को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। देखो फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने डिस्कशन किया कि एक्सो और एंडो जो थे वो कैल्शियम की प्रेजेंस में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे थे, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज की फॉर्मेशन कर रहे थे। ये प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो क्या करेगा, हिपेरिन को इनएक्टिव कर देगा। ये हिपेरिन आपको पता है कि एंटीकोगुलेंट का काम कर रही थी ब्लड के अंदर, ब्लड की क्लोटिंग जो है ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होने दे रही थी। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर जो सेकंड स्टेप होगा, क्लोटिंग वाला स्टेप जो होगा, उसके अंदर क्या होता है कि ये बता रहा है कि एक प्रोसेस होती है प्रोथ्रोम्बिन जो केमिकल है, उस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेंगे थ्रोम्बिन के अंदर। और थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको एंजाइम चाहिए, ये आपके प्रोथ्रोम्बिनेज, या फिर आपने अभी लिखा था थ्रोम्बोकाइनेज। इस एंजाइम की वर्जेंस में प्रोथ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव होता है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव जो है
ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपके थ्रोम्बिन जो एक्टिव है ये क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, ये फाइब्रिनोजन जो है वो सोल्यूबल प्रोटीन है, सोल्यूबल प्रोटीन है। इस सोल्यूबल प्रोटीन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और ये कैसी होती है, ये इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल प्रोटीन है। कौन कर देगा, ये आपके थ्रोम्बिन जो है जो एक्टिव था वो फाइब्रिनोजन सोल्यूबल प्रोटीन को इनसोल्यूबल प्रोटीन फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और ये फाइब्रिन ही क्या करेगी, ब्लड क्लोटिंग वाली साइट पे यानी वाउंड वाले एरिया पे नेटवर्क ऑफ फाइबर्स बना लेगी, जिसके अंदर ब्लड सेल्स जो है वो आके फंस जाती है और ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाता है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि ओवरऑल 3 स्टेप है इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने कहा कि सर जहाँ वाउंड होगा, जहाँ चोट लगेगी, उस एरिया के अंदर जो एक्जो प्रोथ्रोम्बिने थ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो आपके ब्लड प्लेटलेट से सीक्रेट हो रही थी, वो कैल्शियम के साथ, कैल्शियम की प्रेजेंस में सीरम प्रोटीन या फिर यूँ बोलते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करेगी, फर्स्ट स्टेप में प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज की फॉर्मेशन करेगी। सेकंड स्टेप में ये थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो एक्टिव थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन जो सोल्यूबल प्रोटीन है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन इनसोल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। और ये इनसोल्यूबल प्रोटीन जो है ब्लड क्लोटिंग का काम करेगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको इसकी थ्योरी दिखाता हूँ क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखो बेटा, इसमें फर्स्ट स्टेप कह रहा है अपने को रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उसका रिलीज कैसे होगा, कैसे रिलीज होगा, तो इसमें कह रहा है कि इंजर्ड टिश्यू सिंथेसाइज एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट जो है उसका किसका सिंथेसिस करेगी, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। बोथ दीज थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एक्सो और एंडो वाले रिएक्ट विद प्लाज्मा प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम या फिर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये क्या कर देता है, ये इनएक्टिव करता है किसको बेटा, हिपेरिन को इनएक्टिव करता है, जो एंटीकोगुलेंट का काम कर रहा था, एंटी हिपेरिन का काम करता है ये। इसके अलावा दूसरे स्टेप में कर रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको किस में कन्वर्ट करना है, थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज ये जो एंजाइम है, एंजाइम कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। थर्ड स्टेप में ये कह रहा है कि ये जो एक्टिव थ्रोम्बिन एंजाइम था वो कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजन को किसमें, फाइब्रिन के अंदर। तो आगे लिखो, देखो इसने लिखा हुआ है फाइब्रिनोजन इज सोल्यूबल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा, थ्रोम्बिन प्रोटीन पॉलीमेरेज मोनोमर ऑफ फाइब्रिनोजन टू फॉर्म इनसोल्यूबल फाइब्रिन प्रोटीन फाइब्रिन। यानी ये क्या करता है कि ये जो थ्रोम्बिन जो है वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करवा देगा किसके अंदर, ये मोनोमर है, इस मोनोमर को जोड़कर पॉलीमर बना देगा फाइब्रिन में जो इनसोल्यूबल होता है। फाइब्रिन फाइबर्स फॉर्म नेटवर्क ऑन कट और वाउंड इन विच ब्लड कॉर्पसेल्स गॉट ट्रैप्ड, दिस फॉर्म क्लोटिंग ऑफ ब्लड आफ्टर क्लोटिंग ए पहले येलो लिक्विड जोन फॉर्म क्लोट कॉल्ड सीरम। यानी जहाँ क्लोट बनता है उस एरिया में एक हल्के से येलोइश कलर का लिक्विड जो है वो बाहर की तरफ रहता है, उसको आप बोलते हैं सीरम। इन विच एंटीबॉडीज आर फाउंड, और जिसके अंदर क्या होती है बेटा, एंटीबॉडीज होती है ताकि उस एरिया के ऊपर कोई इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो भी नहीं जाए। ब्लड के अंदर तो कॉर्पसेल्स यानी प्लाज्मा के अंदर, और प्लाज्मा के अंदर आप लोगों ने बोला कि फाइब्रिनोजन एंड लार्ज प्रोटीन जो है वो सीरम के अंदर आपको मिलने वाली है। ये कंडीशन रहेगी, यानी ब्लड क्लोटिंग के 3 स्टेप जो है वो अपने देखें। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। बेटा ये कह रहा है कि जो ब्लड की क्लोटिंग है, ब्लड क्लोटिंग जो है, उस ब्लड क्लोटिंग के अंदर आप लोगों को कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इन फैक्टर्स को आप बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर फुल फॉर्म लिख लेना चाहे आप इसकी। ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं वो 13 होते हैं, टोटल 13 जो है। उन 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को आप लोग रोमन नंबर्स के अंदर ही लिखते हैं, और इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है।
कौन कौन से 13 फैक्टर है उनका डिस्कशन करेंगे अपने, पर मैं आपको बेसिक सी बात बता रहा हूँ कि जो ब्लड की क्लोटिंग है उसके अंदर ओवरऑल आप लोगों को कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स है उन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को रोमन नंबर्स में लिखते हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है इनके लिए विटामिन के एंड कैल्शियम जो है वो कैल्शियम आयन जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर इन सिंथेसिस ऑफ दिस ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। तो एक बार आप इसका डिटेल लेना चाहे तो ले लें। मैं आपको 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जो है वो दिखा रहा हूँ कि कौन से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, उनका भी अपने को स्क्रीनशॉट लेना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। ये जो 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जो है ये इनके नेम दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट रोमन में लिखते हैं, सीक्वेंस से याद रखना। फर्स्ट जो है उसका नेम है फाइब्रिनोजन, सेकंड का नेम है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड का नेम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ का नेम है कैल्शियम आयन। कोफैक्टर इन ईच स्टेप ऑफ ब्लड क्लोटिंग में कोफैक्टर का काम करेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन से नंबर पे आता है। 5th नंबर पे प्रो एसिलेरिन, 6 नंबर पे एसिलेरिन और 7th नंबर पे प्रो कन्वर्टिन, 8th नंबर पे एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन या इसको एब्सेंस ऑफ हीमोफिलिया ए। देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। मैं जो राउंड कर रहा हूँ इनको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि एक डिजीज आती है जिसका नेम है हीमोफिलिया। देखो इस हीमोफिलिया में क्या होता है कि इस हीमोफिलिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें नेचुरली ब्लड की क्लोटिंग जो है वो नहीं हो पाती। यानी जैसे इनके ऊपर की इनकी बॉडी पे किसी भी टाइप की चोट लग जाती है या इनकी बॉडी पे कोई कट लग जाता है तो उस कटेड एंड से ब्लड का फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहता है और उस कटेड एरिया पे ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाती, इसलिए कंटिन्यू ब्लड फ्लो होता है। उस वजह से ही ये क्या हो जाता है, इनकी डेथ भी हो सकती है। तो इस डिजीज को आप बोलते हैं हीमोफिलिया डिजीज। और ये हीमोफिलिया आपके जो डिजीज है वो डिजीज आपके एक सेक्स लिंक्ड डिजीज है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। अपने जेनेटिक्स में भी डिस्कशन करेंगे, इस डिजीज का पूरा डिटेल करेंगे। बट अपने को याद रखना है कि ये जो हीमोफिलिया डिजीज है जिसके अंदर ब्लड की क्लोटिंग जो है वो नहीं पाती और ब्लड क्लोटिंग नहीं होने की वजह से ब्लड जो है वो कंटिन्यू आउटफ्लो होता रहता है और इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। या ऐसे पेशेंट्स के अंदर ब्लड की जो है डेफिशिएंसी हमेशा ही रहेगी, जिसको आप बोलते हैं एनीमिया की कंडीशन भी आप बोल सकते हैं। ये हीमोफिलिया डिजीज जो है वो 3 टाइप की होती है, हीमोफिलिया ए, हीमोफिलिया बी और हीमोफिलिया सी। यानी इसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब ये 3 टाइप किसके बेस पे है, ये इन्हीं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के बेस पे है। देखो हीमोफिलिया ए जो होगा उसके अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर जो है वो एब्सेंट होगा 8th नंबर। 8th नंबर की एब्सेंस से जो हीमोफिलिया होता है उसको बोलेंगे आप लोग हीमोफिलिया ए। फैक्टर नंबर 9 जो है उसकी डेफिशिएंसी से क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके एब्सेंस से हीमोफिलिया बी होता है। और इसके अलावा फैक्टर नंबर 11 जो है जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट जो है, फैक्टर नंबर 11 जो है उसकी डेफिशिएंसी से डिजीज जो होती है वो होती है हीमोफिलिया सी। याद रखना है ये 3 फैक्टर जो है 8th नंबर, 9th नंबर एंड 11th नंबर जो फैक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि हीमोफिलिया सी किसकी वजह से होता है, कौन से फैक्टर की एब्सेंस में होता है, या हीमोफिलिया बी कौन से फैक्टर की एब्सेंस में होता है, या फिर हीमोफिलिया सी जो है वो कौन से फैक्टर की एब्सेंस में होगा। तो याद रखना है 8th की वजह से ए, 9th की वजह से बी और 11th जो है उसकी वजह से हीमोफिलिया सी जो है वो डिजीज हो जाती है। इसके अलावा फैक्टर नंबर 12 में ये बता रहा है हैगमैन फैक्टर भी बोलते हैं, बिकम्स एक्टिव बाई फ्रिक्शन। इसके अलावा फैक्टर नंबर जो 13 है जो इम्पोर्टेंट है, इसका नेम कई बार पूछा जाता है, लेकी लोन्ड फैक्टर बोला जाता है इसको, LLF बोला जाता है, या फिर इसी को बोल सकते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है।
फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर ये पूछे जाते हैं। 13 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इन इंपॉर्टेंट को मार्क कर दिया। अप्रोक्स 13 फैक्टर याद रखने हैं, इनमें से 4 फैक्टर ऐसे हैं जो आप लोगों को याद रखना है। इनके अलावा आपको विटामिन के जो है वो इम्पोर्टेंट है, किसके लिए? ब्लड की क्लोटिंग के लिए। तो इन 13 फैक्टर्स का डिटेल के लिए आप लोग एक बार इनको याद रखें, जरूर इनका सीक्वेंस कोशिश करें याद हो जाए तो, अदरवाइज इनका जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो जरूर याद रखें। इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा आप। बेटा इसके अलावा अपने को कुछ एंटीकोगुलेंट जो है वो भी याद रखने हैं कि जो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देते। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच इनहिबिट ब्लड क्लोटिंग इन नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। हेपेरिन इनहिबिट ब्लड क्लोटिंग इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। दिस हेपेरिन इनहिबिट द चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, यानी ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में नहीं बदलने देता। इट इज़ यूज्ड इन ओपन हार्ट सर्जरी, और जनरली ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर इसको यूज़ करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इन टेस्ट ट्यूब सोडियम ऑक्जिलेट एंड पोटेशियम ऑक्जिलेट, थोड़ा सा ध्यान से देखें बेटा, सोडियम ऑक्जिलेट एंड पोटेशियम ऑक्जिलेट या फिर और सोडियम सिट्रेट और पोटेशियम सिट्रेट यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर यदि ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए सोडियम ऑक्जिलेट या पोटेशियम ऑक्जिलेट या फिर आप सोडियम सिट्रेट या पोटेशियम सिट्रेट को यूज कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इन ब्लड बैंक आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स आर यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग इन ब्लड सैंपल्स। ब्लड जो कलेक्शन वाले होते हैं या यूँ मान लें कि जो ब्लड बैंक वाले होते हैं वो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देते, तो उसके अंदर वो आर्टिफिशियल कुछ एंटीकोगुलेंट डालते हैं। जैसे इसने लिखा हुआ है CPD यानी सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज जो है वो डालते हैं, या फिर ACD एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज डालते हैं, या फिर EDTA जो मोस्टली यूज़ करते हैं इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। ब्लड बैंक वाले जो ब्लड की जो पाउच आते हैं, आपने नोटिस किया होगा जहाँ ब्लड बैंक या ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा उनके पास छोटी सी पाउच होते हैं, उन पाउचेस के अंदर वो ब्लड को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करते हैं तो उन पाउच के अंदर ऑलरेडी ये जो केमिकल्स हैं एंटीकोगुलेंट होते हैं वो डाले होते हैं ताकि ब्लड की क्लोटिंग जो वो नहीं होती। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस का भी। देखो बेटा इसके बाद अपने बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। तो ब्लड ग्रुप्स जो है वो होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था लैंड स्टीनर। इस लैंड स्टीनर ने जो है वो डिस्कवरी की थी, डिस्कवर ब्लड ग्रुप्स सबसे पहले। और ये जो लैंड स्टीनर था उसने ये जो डिस्कवरी की थी ये 1900 के अंदर अप्रोक्स इसने बताया था कि ब्लड ग्रुप जो है वो कुछ होते हैं। फिर ये ब्लड ग्रुप जो है वो है क्या, आप लोग देखें। इन्होंने बताया कि जो RBC होती है, या यूँ मान लें कि सरफेस ऑफ RBC हैव सम एंटीजन्स, और जो एंटीजन्स थे उन्हीं एंटीजन्स के बेस पे इसने ब्लड जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। और ये जो सरफेस पे एंटीजन्स थे, इन एंटीजन्स को ये नेम दे रहा था एग्लूटिनोजन, ठीक है। यानी RBC की सरफेस पे जो एंटीजन्स थे उन एंटीजन्स को इसने नेम दिया एग्लूटिनोजन। और इसके अलावा इसने कहा कि ब्लड प्लाज्मा जो है, ब्लड जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा पार्ट जो है, या यूँ मान लें कि जो सीरम पार्ट है, सीरम पार्ट जो है उस सीरम पार्ट के अंदर सम एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट थी। और ये जो एंटीबॉडीज जो थी जिनको आप लोग ब्लड ग्रुप एंटीजन्स को इनएक्टिवेट करने वाली एंटीबॉडीज बोल सकते हैं, विच react with blood group एंटीजन। और ये जो
एंटीबॉडीज थी जो प्लाज्मा में प्रेजेंट थी और किसके साथ रिएक्ट कर सकती थी, ब्लड ग्रुप के एंटीजन के साथ रिएक्ट कर सकती थी। इनको इसने नेम दिया एग्लूटिनिन। क्या नेम दिया इनको, एग्लूटिनिन नेम इसने दे दिया। इन एंटीबॉडीज को तो नेम दे दिया एग्लूटिनिन, और जो एंटीजन्स थे आरबीसी की सरफेस पे जो थे उनको नेम दे दिया एग्लूटिनोजन। उसके बाद में इसने कहा कि यार ये जो दोनों हैं दीज एंटीजन एजी से लिख रहा हूं मैं, और एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी जो है ए बी से लिख रहा हूं। ये एंटीबॉडी है बेटा, एंटीबॉडीज, और ये है एंटीजन शॉर्ट में। तो दीज एंटीबॉडीज, एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये स्पेशल टाइप की क्या है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन्स है। देखो इन्हीं जो एंटीजन्स थे इन्हीं के बेस पे, या जो सीरम के अंदर जो एंटीबॉडीज थे इनके बेस पे, जो लैंडस्टीनर साइंटिस्ट था उसने 1900 के अंदर एक ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया, और इस बंदे ने जो ब्लड ग्रुप है वो ABO ब्लड ग्रुप दिए। यानी इसने कौन से ब्लड ग्रुप दिए, इसने जो सिस्टम दिया था ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप जो है वो दिया था किसने, ये दिया था आपके लैंडस्टीनर ने दिया था। ठीक है, किसके बेस पे, कि जो आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन्स था उसके बेस पे, और प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज थी उनके बेस पे इसने एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप जो है वो दे दिया। यानी आप लोग बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप में भी कुछ अलग अलग सिस्टम होंगे, तो उनमें से जो फर्स्ट सिस्टम है एबीओ सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया लैंडस्टीनर ने 1900 के अंदर। किस बेस पे, आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन मिल रहा था उसके बेस पे, या जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर अपने को जो प्रोटीन मिल रही थी, ग्लाइकोप्रोटीन जो थी यानी एंटीबॉडीज जो थी, उनके बेस पे इसने एबीओ सिस्टम जो है उसको डिस्कवर किया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं बताऊंगा कि कौन से सिस्टम में क्या क्या प्रोटीन्स मिलती है। देखो इसमें एक ऐसी टेबल आप लोग याद रखें जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और कल जो अपने नीट का एग्जाम हुआ है उस नीट के एग्जाम के अंदर जो 2020 का एग्जाम जो है नीट का, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो देखें किस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है वो आते हैं। एक बार आप ऐसी टेबल आप भी ड्रॉ कर लें। देखो इसके अंदर तो मैं लिख रहा हूं ब्लड ग्रुप, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं एंटीजन, इसके अंदर लिख रहा हूं एंटीबॉडी, इसके अंदर लिख रहा हूं रिसीव यानी ये किससे ले सकता है, और इसमें लिख रहा हूं डोनेट यानी किसको ये ब्लड दे सकता है। देखो ये जो लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप दिए जिसमें से एक ब्लड ग्रुप दिया था उसने एबीओ सिस्टम में ए ब्लड ग्रुप उसने बताया था। ये ए ब्लड ग्रुप क्यों बताया था कि उस पर्सन की एंटीबॉडी आरबीसी जो थी, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन कौन सा मिल रहा था, ए मिल रहा था, और उस पर्सन के प्लाज्मा में आप लोगों को जो एंटीबॉडी मिल रही थी वो एंटीबॉडी मिल रही थी बी। कौन सी मिल रही थी, बी एंटीबॉडी मिल रही थी। और ये किससे ले सकता है ब्लड, ये ले सकता है फ्रॉम ए एंड ओ से। किससे ले सकता है, ए एंड ओ से ले सकता है। दे किसको दे सकता है, ये ए एंड ए बी को ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। दूसरा पॉइंट, इसने दूसरा ब्लड ग्रुप बताया बी ब्लड ग्रुप। बी के अंदर जो एंटीजन था वो कौन सा मिल रहा था, बी मिल रहा था, और एंटीबॉडी जो है वो कौन सी मिल रही थी, ए मिल रही थी। ये ब्लड किससे ले सकता है, बी एंड ओ से ले सकता है। दे किसको सकता है, बी एंड ए बी को ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। थर्ड जो ब्लड ग्रुप था यानी लैंडस्टीनर ने तो बता दिया था ओ टाइप का ब्लड ग्रुप, मैं यही लिख रहा हूं बेटा। इस ओ में इसने कहा कि आपको जो एंटीजन है वो मिलता ही नहीं है, और एंटीबॉडी जो है ए एंड बी दोनों मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा ये किससे रिसीव कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ओ से रिसीव करेगा। और ये किसको दे सकता है, ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, इसके अलावा ए बी ब्लड ग्रुप है उसको भी दे सकता है, ओ को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। देखो इस लैंडस्टीनर की तो बात यही थी, बट एक साइंटिस्ट था डी कैस्टलो एंड एक उसके साथ
स्टर्ली एक साइंटिस्ट था, डी कैस्टलो एंड स्टर्ली, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम भी आप लोगों के लिए, डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली। इन साइंटिस्ट ने जो ए बी सिस्टम है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसको बताया था। देखो वैसे तो ये सारा का सारा लैंडस्टीनर का वर्क था, बट ए बी जो है उसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी। तो उन्होंने एक ब्लड ग्रुप और बताया जिसका नेम था ए बी, और इस ए बी के अंदर इसने बताया कि इसके अंदर एंटीजन ए एंड बी जो है वो दोनों एंटीजन आपको मिलेंगे, एंटीबॉडी इनके अंदर कोई भी नहीं होती। ये ए बी जो है वो ब्लड किस से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और ये किसको दे सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ए बी को ब्लड जो है वो दे सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको ये टेबल याद रखनी है। देखो टेबल याद रखने में ज़्यादा जोर आप लोगों को नहीं आएगा, मैं थोड़ी सी ट्रिक आप लोगों को बता सकता हूँ। आप ये से याद रखें कि जो ब्लड ग्रुप का नेम होगा उसमें एंटीजन तो वही है, उस एंटीजन के बेस पे ही नेम लिखा है। जैसे मैंने कहा कि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप कौन सा बी, एंटीजन ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा ए बी, और जिसमें नहीं है उसको जीरो मान लें, मीन्स ओ मान लें, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एंटीबॉडी कौन सी लिखनी है। एंटीबॉडी आपको पता है जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी लिखनी है। अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी मतलब ए के अगेंस्ट कौन सी बनती है, ए ही बननी चाहिए ना, बट यहाँ ए नहीं, अगेंस्ट का मतलब दूसरे टाइप की लिखनी है जो इसके साथ रिएक्ट नहीं हो। यदि इस ए के साथ ए एंटीबॉडी होती तो वो तो इसके साथ रिएक्ट कर जाती, इसलिए आपको कौन सी लिखनी है कि ए के साथ में बी लिखनी है, बी के साथ में ए लिखनी है, और जो ओ है जिसमें एंटीजन होता नहीं उसमें दोनों लिख दो, और जिसमें दोनों एंटीजन है वहाँ एंटीबॉडी मत लिखो। तो ये कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है, टेबल थोड़ी सी याद रखनी है। किससे रिसीव करेगा, किसको देगा, तो सेम ब्लड ग्रुप सेम से रिसीव कर सकता है, सेम को डोनेट कर सकता है, इस बात को याद रखना है। ए वाला देखो ए से रिसीव कर रहा है, ए को डोनेट भी कर रहा है, बी वाला बी से रिसीव कर रहा है और बी को डोनेट भी कर रहा है, ओ वाला ओ से रिसीव कर रहा है, ओ को डोनेट भी कर रहा है, ए बी वाला ए बी से रिसीव कर रहा है और ए बी से डोनेट कर रहा है। इसके अलावा ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें ए और बी दोनों है, तो ये ए और बी से भी ले सकता है, और ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं होता तो ओ वाला सबको ब्लड दे सकता है। तो जनरली ओ को आप लोग यूनिवर्सल डोनर मानते हैं और यूनिवर्सल रिसेप्टर या एक्सेप्टर जो है वो किसको मानते हैं, ए बी को। तो मैं यही लिख देता हूँ, ए बी को तो आप बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसीवर, और बी को ओ को आप मानते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है ना। तो ये आप लोग एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने इसकी थ्योरी जो है उसकी भी बात करेंगे कि ये एंटीबॉडी या ये जो एंटीजन जो है वो किस बेस पे आप लोगों ने डिसाइड किए। एंटीजन तो आप लोगों ने क्लियर कर दिया कि सर आरबीसी की सरफेस पे जो मिल रहे हैं इस वजह से हमने डिसाइड कर लिए, बट इसके अलावा अपने बात करेंगे कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी जो है इनकी फॉर्मेशन वाले कोई एलील्स भी होते हैं, कोई जीन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या, उसका डिस्कशन भी करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा इसकी जीन्स की बात करें तो ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप का जो एग्जाम्पल है ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि एलील्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखें एक टर्म आप लोगों ने सुन रखी होगी जीन की जो यूनिट होती है, यूनिट जो है उनको आप बोलते हैं एलील्स। जनरली क्या होता है कि वन जीन जो है हैव टू एलील्स, टू अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जिनको एलील्स बोलते हैं। बट ये जो ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जांपल है, मींस मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है। ये ब्लड ग्रुप वाला क्या होता है, मोर देन टू, या आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल 3 एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप। कितने एलील्स होते हैं बेटा, नॉर्मली तो 2 ही होते हैं, बट यहाँ ये क्या होता है कि 2 से ज़्यादा एलील इसको कंट्रोल कर रहे हैं इस ब्लड ग्रुप को, इस वजह से आपने बोल दिया कितने होते हैं, वैसे 3 होते हैं। तो इसको मल्टीपल एलील या फिर आप लोग
3 एलील्स जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। वो एलील कौन कौन से, इनके एलील्स को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे बेटा? आई से, क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर आती है और इस वजह से, या फिर यूं मान लें कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर आती है ये, क्योंकि एंटीबॉडीज आ जाती है, इस वजह से इनको आई से रिप्रेजेंट कर दिया आप लोगों ने। तो आई जो है, इस आई की एक कंडीशन, एक एलील तो होता है आई ए, सेकंड होता है आई बी, और एक एलील जो है वो होता है आई जीरो या आई ओ। ये 3 एलील्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्लड ग्रुप। अब देखो इन 3 में से 2 तो एक साथ आएंगे तभी वो पूरा जीन बनेगा। कौन से 2 आते हैं? मान लो आपके पास ब्लड ग्रुप के अंदर, मैं इधर लिख रहा हूं, सपोज दैट आपके पास एलील आ गया आई ए और इसके साथ में जो पेयर में आता है वो आई ए ही आ गया, या मान लेते हैं कि आई ए आ गया और आई जीरो आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा होगा बेटा? ये ब्लड ग्रुप होगा आपका ए। उसका रीजन है, आप ये कह सकते हैं कि सर ए जो है वो ओ के ऊपर डोमिनेंट है, इस वजह से इफेक्ट किसका आ गया? ए का आ गया। मींस आप लोग ये कह सकते हैं कि ए आई ए डोमिनेंट ओवर आई जीरो। ये कॉन्सेप्ट तो अपना निकल के आ गया। दूसरा ये कह रहा है कि ये कंडीशन भी हो सकती है कि आई ए जो है वो आई बी के साथ भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आई ए और आई बी दोनों एलील्स आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप जो है वो अपने को मिलेगा ए बी, क्योंकि दोनों एलील्स आ गए तो दोनों क्या होते हैं? ये को डोमिनेंस के एग्जाम्पल है। यानी सेकेंड पॉइंट से आप लोग यहां लिख सकता हूं, मैं सेकेंड पॉइंट लिख सकता हूं, आई ए एंड आई बी को-डोमिनेंट, यानी दोनों एक साथ में डोमिनेंट है, अपना अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, मतलब को डोमिनेंस का एग्जांपल भी है ये। बट इसके अलावा थर्ड की कंडीशन देखें, मान लो ये आई बी आ जाता है और उसके साथ में आई बी आ जाए, या आई बी आ जाए और उसके साथ में आई जीरो आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो ब्लड ग्रुप है वो आपका आएगा, ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा आएगा? वो आएगा बी ब्लड ग्रुप। कौन सा आएगा बेटा? बी ब्लड ग्रुप। देखो फर्स्ट वन ये आ गया, सेकंड ये आ गया, और थर्ड जो ब्लड ग्रुप है वो आपका आ गया ए बी, सॉरी बी ब्लड ग्रुप है। तो ये बी वाला भी अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड पॉइंट में यहां लिख देता हूं, थर्ड आप ये कह सकते हैं बी या आई बी डोमिनेंट ओवर आई जीरो। आई बी जो है वो आई जीरो पे डोमिनेंट है, ये बात भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में भी ब्लड ग्रुप कौन सा आ रहा है? आपका बी ब्लड ग्रुप आ रहा है। इसके अलावा ये कह रहा है कि आई जीरो जो है, आई जीरो कंडीशन आएगी तब आपका ब्लड ग्रुप आएगा। ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा आएगा? ब्लड ग्रुप आएगा बेटा ओ। कौन सा आएगा? ओ। मीन्स ओ ब्लड ग्रुप जो है, आई जीरो जो कंडीशन है वो रेसेसिव कंडीशन है। यानी ये 4 कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिखे हैं, फोर्थ में यहाँ लिख देता हूं, आई जीरो जो है वो रेसेसिव है। ये मेंडलिज्म के अंदर अपने डिस्कशन करेंगे, डोमिनेंट रेसेसिव फॉर्म की बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखें, आई ए डोमिनेंट है ओवर आई जीरो, आई बी भी डोमिनेंट है ओवर आई जीरो। आई ए और आई बी जो है वो को डोमिनेंस का एग्जांपल है, और आई जीरो जो है वो रेसेसिवनेस को शो कर रहा है। इस बेस पे 4 ब्लड ग्रुप है और इनकी पॉसिबिलिटी कितनी हो रही है? देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 कॉम्बिनेशन अपने को मिल सकते हैं ब्लड ग्रुप के लिए। जो 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप जो है उनके लिए 6 कॉम्बिनेशन जनरली अपने को मिल रहे हैं। उनके अंदर आई ए रिप्रेजेंट करेगा ए को, आई जीरो रिप्रेजेंट करेगा ए को, आई बी रिप्रेजेंट करेगा ए बी ब्लड ग्रुप को। देखो ए बी के लिए एक ही सिचुएशन होती है और ओ के लिए भी एक ही होती है, बाकी ए और बी के लिए 2-2 कंडीशंस आती है। कई बार आप लोगों से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बड़े वीआईपी तरीके से पूछ लेता है, वो मैं आपको डिस्कशन करूंगा जेनेटिक्स के अंदर। जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनका डिस्कशन वही करेंगे, क्योंकि वहाँ डोमिनेंसी का फैक्टर जो वो स्टडी करेंगे अपने। यहाँ सिर्फ इतना याद रखें कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आई ए आई बी आई जीरो। अब देखो नीट का जो 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है वो इसी से रिलेटेड है। आप लोग एक बार इसको देखना कि क्या चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है अपने को। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा।
बेटा इसके बाद अपने जो सेकंड ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसको बोलते हैं आरएच सिस्टम, आरएच सिस्टम, या कई बार इसको बोल देते हैं आरएच फैक्टर। देखो था क्या कि जो लैंडस्टीनर ने वर्क किया था उसके साथ 1940 के अंदर एक साइंटिस्ट और मिल गया था जिसका नेम था लैंडस्टीनर एंड विनर। इन दोनों ने 1940 के अंदर एक अलग ब्लड ग्रुप जो है उसकी डिस्कवरी की, या एक ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड फैक्टर जो है, एक एंटीजन जो है, एंटीजन RH डिस्कवर बाय देम। ये RH जो एंटीजन है वो क्या था, सुने एक बार। ये नॉर्मली बात कर रहे थे कि आरबीसी की सरफेस पे आप लोगों को कुछ एंटीजन मिल रहे थे, तो एंटीजन ए हो सकता था, या एंटीजन जो है एंटीजन बी हो सकता था, या दोनों ही नहीं हो सकते थे, या फिर आप लोगों को यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर दोनों ही प्रेजेंट हो सकते थे। ये कंडीशन तो एबीओ सिस्टम की थी। इस एबीओ सिस्टम के बाद में 1940 के अंदर जब लैंडस्टीनर और विनर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट के टाइम इनको पता लगा कि इन एंटीजन्स के अलावा सम other antigen also present on the surface of RBC। यानी कुछ अदर सरफेस जो है, अदर जो एंटीजन है वो भी इनको आरबीसी के सरफेस पे मिले, और वो जो एंटीजन था उस एंटीजन को इन्होंने नेम दिया कौन सा, RH एंटीजन। क्या नेम दे दिया बेटा, RH एंटीजन नेम दे दिया। RH क्यों दिया, क्योंकि ये जो डिस्कवरी चल रही थी ये एक इनकी मंकी था जिसका नेम था रिसस मकाका, या रिसस मंकी जो था, उस रिसस मंकी पे इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, रिसस से ही इन्होंने उठा लिया RH। कौन सा उठा लिया बेटा, RH उठा लिया। और यानी इसके ब्लड ग्रुप में, ब्लड में तो ये एंटीजन मिल रहा था, और जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ह्यूमन में इसका पता नहीं था, तो इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ह्यूमन के ब्लड को इस मंकी के ब्लड से मैच कर करके देखा, तो इन्होंने देखा कि अप्रोक्स 97 या 80% तक के जो बंदे थे उनका ब्लड तो इस रिसिस मंकी के साथ मैच हो रहा था, रिमेनिंग का मैच नहीं हो रहा था। जिनका मैच हो रहा था उनको तो इन्होंने बोल दिया RH पॉजिटिव, और जिनका मैच नहीं हो रहा था उनको बोल दिया RH नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट लिया, बाद में इनको पता लगा कि आरबीसी की सरफेस पे एक अदर टाइप ऑफ प्रोटीन, या यूं कहे कि अदर टाइप ऑफ एंटीजन मिलता है जिसका नेम इन्होंने दिया RH, यानी RH एंटीजन इसको नेम दिया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे कि RH एंटीजन जो है उसका क्या रोल है। देखो इस RH एंटीजन की बात करें तो इंडिया के अंदर अप्रोक्स 97% जो लोग हैं वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को शो कर रहे हैं, RH शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, RH पॉजिटिव को। और वर्ल्ड के अंदर बात करें आप लोग तो ये कह रहा है कि अप्रोक्स 80% लोग जो है वो RH पॉजिटिव है, रिमेनिंग 3% इंडिया के अंदर RH नेगेटिव है, और वर्ल्ड के अंदर 20% जो पीपल है वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। चलो इस एंटीजन के बेस पे, RH एंटीजन के बेस पे आप लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट जो है वो ड्राइव कर लिया, या यूँ मान लें कि आपने जो RH जो है उस RH के बेस पे आपने RH एंटीजन के बेस पे ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें कि RH जो पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव एंटीजन जो है वो जनरली उस ब्लड के अंदर एब्सेंट होती है एंटीबॉडीज, यानी एंटीबॉडीज इज एब्सेंस फॉर RH पॉजिटिव। एंटीबॉडी जो है वो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है, और RH नेगेटिव जो है उनके लिए, RH नेगेटिव ब्लड वालों के लिए RH एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडी आर इज प्रेजेंट इन RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है,
यानी जिस टाइप से आप बोल रहे थे कि सर ये ब्लड ग्रुप मान लो ए एंटीजन है, एंटीजन ए है, एंटीजन ए था, तो उसके ब्लड के अंदर आप लोगों को एंटीबॉडी मिल रही थी ना बी, उस टाइप से ये कह रहा है कि भी आर एच एंटीजन है, आर एच एंटीजन है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके अंदर एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी जो है वो नहीं मिलने वाली। और जो आर एच नेगेटिव वाले हैं, जिनमें एंटीजन नहीं होता, उनके ब्लड के अंदर आप लोगों को क्या मिलती है बेटा, एंटीबॉडी मिल सकती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो सकती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस टाइप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई थी। देखो इस आर एच ब्लड ग्रुप की बात करें तो आपने कहा कि सर आर एच प्रेजेंट है तो पॉजिटिव और आर एच एब्सेंट है तो नेगेटिव आप लोग इसको बोल सकते हैं। इस बेस पे देखा जाए तो ए ब्लड ग्रुप जो है उसको आप टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आर एच एब्सेंट है, आर एच एंटीजन जो है वो एब्सेंट है, और पॉजिटिव का मतलब आर एच जो है वो क्या है बेटा, प्रेजेंट है। इसी टाइप से मैं बी ब्लड ग्रुप की बात करूं तो आप बोल सकते हैं कि सर इसके भी टू टाइप्स हो सकते हैं, बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। इसी टाइप से मैं बात करूं ए बी की तो आप बोल सकते हैं कि सर इसके भी टू टाइप हो सकते हैं, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव। और इसी टाइप से बात करें ओ ब्लड ग्रुप की तो इसके भी टू टाइप्स जो है वो हो सकते हैं, ओ नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव पहले लिख देते हैं, पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। अब इन सब में से बात करें, कई बार क्या करता है आप लोगों को यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर या असेप्टर का पूछ लेता है, तो ओ नेगेटिव जो है, ओ नेगेटिव, ओ में भी पर्टिकुलर ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर जो है उसका काम करेगा। और इसमें ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल असेप्टर का काम करेगा, याद रखना। वैसे सीधा पूछ ले तो ए बी असेप्टर है और डोनर का पूछ ले तो ओ डोनर है, बट इनमें से पॉजिटिव नेगेटिव का दे दे तो ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर और ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर का काम कर रहा है। इससे रिलेटेड एक डिजीज आती है जिसको नेम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलाइसिस। देखो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस जो डिजीज है वो होती क्या है, देखें ये कह रहा है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मदर जो होती है या फीमेल जो है वो आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली होती है। देखो आर एच नेगेटिव का कतई मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ आर एच की बात कर रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो सकता है उसके अंदर ए बी नेगेटिव हो सकता है उसके अंदर ब्लड बी नेगेटिव हो सकता है उसके अंदर ए नेगेटिव हो। यानी ये जो कंडीशन बताई है मैंने, इनमें से कोई भी कंडीशन जो वो हो सकती है, ए बी नेगेटिव हो सकता है, ओ नेगेटिव हो सकता है, बी नेगेटिव हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है, बट आर एच फैक्टर उसका क्या है बेटा, नेगेटिव है। और उसकी जो मैरिज है वो हो जाती है आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से। किससे हो जाती है, आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से। अब आपको वैसे भी पता है कि 97% पर्सन्स के अंदर या 80% लोगों के अंदर आर एच पॉजिटिव है, इसका मतलब डोमिनेंट फॉर्म कौन सी हुई, आर एच पॉजिटिव। आर एच पॉजिटिव जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। अब देखो इन दोनों की मैचिंग से, इन दोनों के ब्लड ग्रुप वाले जो एलील्स है उन एलील्स की मैचिंग से इनकी जो प्रोजेनी होगी, इनका जो बच्चा होगा, इनकी प्रोजेनी में इनकी जो संतान होगी उनके अंदर जो ब्लड ग्रुप आएगा वो हमेशा क्या आएगा बेटा, आर एच पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा, आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि आर एच पॉजिटिव जो है वो आर एच नेगेटिव पे डोमिनेंट है, और इफेक्ट किसका आता है, डोमिनेंट का ही फर्स्ट जनरेशन में इफेक्ट आता है, मतलब उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अब अपने को पता है कि ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बच्चा जो है इस मैटरनल बॉडी के, इस फीमेल के यूट्रस में प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है, यूट्रस में अटैच है, और इसी मैटरनल बॉडी का ब्लड जो है उस बच्चे को सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड फूड। और इस बच्चे के, इस फिटस के, यानी ये जो एम्ब्रियोनिक फेज में है, तो इस फिटस के जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो किस में आते हैं, फीमेल की बॉडी में आते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि आर एच नेगेटिव बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, आर एच पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है। इनिशियली कोई इफेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम जब प्लेसेंटा ब्रोकन होता है, प्लेसेंटा टूटता है,
तो ऐसी सिचुएशन में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के कुछ पार्टिकल्स किस में चले जाते हैं, फीमेल ब्लड के कांटेक्ट में आ जाते हैं, या फिर यूँ बोल रहे हैं कि फीमेल बॉडी में चले जाते हैं। फीमेल बॉडी में तो था ही, बट फीमेल ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे ही पॉजिटिव वाले फीमेल नेगेटिव फीमेल के ब्लड में एंटर करेंगे, पॉजिटिव RH पॉजिटिव एंटीजन जो है वह एंटर करेंगे, क्योंकि RH पॉजिटिव एंटीजन है, ये एंटीजन इस नेगेटिव वाले में जाएगा, तो इस नेगेटिव की बॉडी किसकी फॉर्मेशन करेगी बेटा, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करेगी। बॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट RH एंटीजन या RH पॉजिटिव, क्योंकि RH पॉजिटिव एंटीजन है, इसके अगेंस्ट इस फीमेल की बॉडी में क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल होगी, फर्स्ट डिलीवरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सेकंड टाइम मान लो रीप्रेगनेंसी जो होगी, सेकंड और थर्ड जो फर्दर प्रेगनेंसीज होगी, उनके अंदर सेकंड प्रेगनेंसी में भी बच्चा जो है वो कौन से ब्लड ग्रुप वाला होगा, पॉजिटिव वाला। अब देखो, जैसे ही बच्चे का ब्लड पॉजिटिव है और उस फीमेल की बॉडी में फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में किसकी फॉर्मेशन हो गई थी, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन। ये एंटीबॉडीज क्या करेगी, इस पॉजिटिव ब्लड को डेवलप नहीं होने देगी, इस पॉजिटिव ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देगी। यानी इस पॉजिटिव ब्लड जो है उसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगी, ये एंटीबॉडी जो मैटरनल बॉडी में है। मतलब सेकंड प्रेगनेंसी में जो बच्चा है वो या तो एम्ब्रियोनिक फेज में ही डेड हो जाएगा, या फिर उसके अंदर एनीमिया की कंडीशन जो है वो जॉन्डिस की कंडीशन, पीलिया की कंडीशन, एनीमिया की कंडीशन जो रहने वाली है। क्यों, क्योंकि मैटरनल बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी है वो एंटीबॉडीज उस RH पॉजिटिव को डेवलप नहीं होने देगी। तो इस कंडीशन में यानी जो फिटस की डेथ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम में ये जो RH पॉजिटिव है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मैटरनल बॉडी में RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, और ये एंटीबॉडीज इस RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। और जब इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी तो ऐसी सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि ये जो बच्चा है उसकी आरबीसी डेड हो सकती है। आरबीसी का मतलब इरिथ्रोसाइट्स डेड हो सकती है, इरिथ्रोसाइट्स ब्लास्ट हो सकती है, टूट सकती है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस किसकी, फिटस की आरबीसी डेड होगी, ब्लास्ट होगी। ऐसी कंडीशन में फिटस का क्या हो सकता है, लाइसिस हो सकता है, फिटस डेड हो सकता है। तो इसी डिजीज को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलाइसिस। अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब, तो जिन कपल्स में फीमेल जो नेगेटिव होती है, मेल पॉजिटिव होता है, उनके सेकंड या जो फर्दर जो है फर्स्ट डिलीवरी के बाद, यानी फर्स्ट जो बच्चा जो होगा उनका, उसके बाद के बच्चे उनके हो गए नहीं इस कंडीशन में। तो बिल्कुल ये बात उचित है कि नहीं होंगे, और होंगे तो भी उन बच्चों में जो फर्दर वाले हैं उनके अंदर एनीमिया की कंडीशन, ब्लड की डेफिशिएंसी रहने वाली है। इसके लिए एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि ब्लड ग्रुप चेक की जाती है प्रेगनेंसी के टाइम में। फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होते ही ब्लड ग्रुप चेक करता है मेल का और फीमेल का। फीमेल का यदि नेगेटिव आता है तो मेल का भी ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। मेल का पॉजिटिव है, फीमेल का नेगेटिव है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर उस कपल को हाई अलर्ट पे रखते हैं, और उसकी डिलीवरी के टाइम पे वो क्या करते हैं, उसको एक एंटीजन आते हैं जिनको बोलते हैं एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय करने वाले कुछ आपके केमिकल इंजेक्शंस आते हैं जिनको बोलते हैं रोगेम या फिर रोलिन या फिर एंटी डी का इंजेक्शन जो है उस मैटरनल बॉडी को लगाया जाता है फर्स्ट डिलीवरी के विद इन 24 आवर। फर्स्ट डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि आगे वक्त की जो डिलीवरी है वो भी नॉर्मल हो जाए और उनके अंदर किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़े। तो ये आपका ब्लड ग्रुप में RH ब्लड ग्रुप जो है वो भी कंप्लीट होता है। RH ब्लड ग्रुप में कुछ आप लोगों ने 10th क्लास में स्टडी किया होगा, वैसे अपने काम की नहीं है, अपने को माइंड लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट है वो डायरेक्टली NCERT बेस्ड पूछे जाते हैं और क्वेश्चन यहीं से आते हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं आते। इस RH ब्लड ग्रुप जो है, RH ग्रुप जो है उसके अंदर कुछ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी जो है वो दे रखी है। इस RH की फ्रीक्वेंसी में बात करें तो RH जो है वो फर्दर 5 एलील्स होते हैं या 5 टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने को RH की मिलती है। उनके अंदर आप लोगों को कहीं लिख देता है RH-D, RH-E, RH-C कैपिटल में है सारे के सारे। इसके अलावा RH स्मॉल c और इसके अलावा
आर एच स्मॉल ई। ये 5 एलील्स की फ्रीक्वेंसी आप लोगों को फर्दर दे रखी है, तो ये भी ध्यान रखें। इनमें से 85% मोस्ट डोमिनेंट जो है वो कौन सी होती है, आरएचडी होती है। इसीलिए जो अपना ब्लड ग्रुप है उसको चेकिंग करने के लिए एंटीबॉडी डी जो है, एंटी डी जो है उसको यूज किया जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये कहीं अपने को फ्रीक्वेंसी नहीं पूछने वाला, लगभग 85% के अप्रोक्स आरएचडी की जो फ्रीक्वेंसी होती है अपने को इसी बेस पे याद रखना है। सिर्फ इसके 5 जो है ग्रुप अपने को फर्दर मिलते हैं, इसका कोई वैसे यूज नहीं है। फिर आप कहीं पूछें कि सर इस आरएच जो ग्रुप है उनको किस बेस पे डिसाइड करते हैं, कि इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड होती है, तो कोई फ्रीक्वेंसी डिसीजन का नहीं है। मोस्ट कॉमन जो है वो कौन सी है, आरएच डी जो है वो अपने को मिल रही है। इस आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम और एबीओ सिस्टम के अलावा कई बार एक नेम अलग दे देता है जिसको बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ नोट डाल के, वैसे याद नहीं रखना, कई बार पूछ ले एग्जाम में तो याद रखना है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसका भी नेम याद रख लेना, बाकी एग्जाम के अंदर कहीं नहीं आएगा। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो एबीओ सिस्टम है, आरएच सिस्टम है और बॉम्बे ब्लड ग्रुप यदि नोट में एक्स्ट्रा में याद रखें तो रखें, इसका स्क्रीनशॉट लें। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो अपने करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम करेंगे बेटा। थैंक यू।